भाई मुझे बताएं, सवाल नंबर पहला मेरा ये है, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये है कि अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको कहा जाए कि फेब के मंथ में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी और 1 फरवरी में इसका पीरियड स्टार्ट हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, तो मुझे बताएं ओव्यूलेशन कौन सी फरवरी के डेट पर होगी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। 14th। चलो भाई 14th डेट पर मुझे बताएं कौन सा हार्मोन पीक पर होगा। सुने भाई मुझे बताएं कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की पीक्स कौन कौन से दिन पर है। ईस्ट्रोजन की जो पीक है वो 14th डे पर है ना, और जो दूसरा वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, उसकी पीक जो है वो 21वें 22वें दिन है। ये दोनों पीक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी ये ईस्ट्रोजन की और ये प्रोजेस्टेरोन की। एंडोमेट्रियम को थिक करने के लिए पहले किसका काम है, एंडोमेट्रियम को थिक करना। अच्छा, उस थिक हुई एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना प्रोजेस्टेरोन। अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है यहाँ पे तो ये वाला तो प्रोजेस्टेरोन खत्म हो जाएगा, दूसरा वाला प्रोजेस्टेरोन कहां से आएगा, जो रीमेन फॉर द 9 मंथ। यहां से देखें, इस दिन से ये प्रोजेस्टेरोन बन रहा है। क्यों यहां से मैंने बनाया है ये प्रोजेस्टेरोन, रीजन बताएं। क्योंकि यहाँ पे ओव्यूलेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, 7 दिन की जर्नी से इम्प्लांटेशन हुई। इम्प्लांटेशन के बाद तकरीबन 1 2 3 दिन बाद 21वें प्लेसेंटा बन गया। 22वें 23वें 24वें दिन तक प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड प्रोजेस्टेरोन जो कि प्लेसेंटा से बनता है, ये कब तक बनेगा, बर्थ तक, यानी टोटल प्रेगनेंसी। चलो भाई, मूविंग टू द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखें भाई, आज के जो टॉपिक्स हैं ना वो छोटे छोटे हैं बिल्कुल। पहले कौन सा टॉपिक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद बताते जाएं टॉपिक्स के नेम। कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी, मैं कह रहा हूं फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी एक ही बात है। पढ़ाया हुआ है मैंने कि फर्टिलाइजेशन को ह्यूमन के अंदर, मेमल के अंदर और क्या कहा जाता है, कंसेप्शन। फर्टिलाइजेशन को कंसेप्शन भी कहा जाता है। तो भाई ये तो हमने पढ़ लिया है कि कंसेप्शन कहाँ पे होती है, कंसेप्शन कहाँ पे होती है, हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि ओविडक्ट के अंदर एग रिलीज होगा, ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पोर्शन में स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज करेगा, तो ये बनेगा जायगोट। अब भाई जो जायगोट है, ये जायगोट ये भी हमने पढ़ा है कि ओविडक्ट को ट्रेवल करते करते अपने 6-7 दिन लगा देता है और यूटिरस में पहुंचता है। कौन सी स्टेज को क्रॉस करके, कौन सी स्टेज में, मोरुला को क्रॉस करके ब्लास्ट्यूला एज में आता है। ब्लास्ट्यूला स्टेज में आके होता है क्या, इम्प्लांटेशन के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है आपको कि इम्प्लांटेशन का मतलब है फर्टिलाइज्ड एग, यानी ब्लास्ट्यूला का इंसर्ट होना, अटैच होना यूटिरस के कौन सी वाल के साथ, थिक वास्क्यूलर स्पंजी एंडोमेट्रियम के साथ। और ये जो इम्प्लांटेशन होगी उसी दिन से हम कहेंगे स्टार्ट हो गई प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी का पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, इम्प्लांटेशन से। कहाँ तक है, बर्थ। अच्छा सुने भाई, नॉर्मल बर्थ या प्रीमेच्योर बर्थ तक, नॉर्मल बर्थ तक है ना, नॉर्मल बर्थ तक। एक होता है, यहाँ पे एक टर्म सुन ले मेरा, सुने, एक होता है एबॉर्शन,
दूसरा होता है मिसकैरेज। मिसकैरेज, ये दोनों टर्म्स और इस नॉर्मल बर्थ में डिफरेंस है। जब बर्थ नॉर्मल टाइम पे होती है तो उसे हम नॉर्मली बर्थ या डिलीवरी कहते हैं। फोकस तो बंद करो, शो फोकस करे, बंद कयो छा। चलो, एबॉर्शन, एबॉर्शन जो आर्टिफिशियली बर्थ को इंड्यूस किया जाता है, आर्टिफिशियली बर्थ को इंड्यूस किया जाता है, जबकि वो बच्चा जो होता है मैच्योर नहीं होता। जानबूझकर बच्चे को यूटिरस से निकलवाना, इसको कहते हैं एबॉर्शन। बाकी मिसकैरेज ये नेचुरल होता है प्रोसेस, मगर नॉर्मल बर्थ नहीं होती। इट मीन्स ये भी प्रीमेचुरेशन बर्थ है, मगर ये नेचुरल हो सकती है। और ये मिसकैरेज ही है, मगर एबॉर्शन इसलिए कह रहे हैं ये करवाया जाता है। ठीक है, चलो भाई, तो प्रेगनेंसी को हमने समझ लिया कि प्रेगनेंसी कहाँ से कहाँ तक का पीरियड है। अब प्रेगनेंसी से कुछ टॉपिक निकल आते हैं जो कि हमें समझने हैं। कौन से? प्रेगनेंसी जैसे होती है, इम्प्लांटेशन होती है, तो एक चीज़ बनती है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, अब प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? हमें समझना होगा, हमें समझना होगा यूटिरस को। एक मिनट में हलाए छड़ी हुई हम स्लाइड वरी। मां जेतिरो शॉर्टकट कंदो आहियां ओतिरो मुंहिंजे क्लास में अची डिस्टर्बेंस थी वेंदी आहे हर शइ जी। हाँ भाई, प्लेसेंटा क्या है सुने, अभी सुने। ये जो मैं रेड कलर से लाइन बना रहा हूं, ये वाली, बल्कि बनी हुई है, आपको दिख रही है आपको, ये एंडोमेट्रियम की वॉल है। अब इसके साथ ये मैं येलो कलर से ब्लास्ट्यूला बना रहा हूं, ये ब्लास्ट्यूला है। ठीक है, इस ब्लास्ट्यूला का कनेक्शन बनेगा किसके साथ? एंडोमेट्रियम के साथ। अब इस कनेक्शन को हम कहते हैं प्लेसेंटा। सुने, अब प्लेसेंटा के बारे में सुने कि प्लेसेंटा क्या है। ये एंडोमेट्रियम की वॉल है। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम की वॉल मैंने ब्लैक कलर से वहां पे बना ली, और ये मैं बच्चा बड़ा करके बनाता हूं। ये बड़ा बच्चा है। ठीक है, चलो, ये उसकी लिम्स वगैरह हैं, ये बच्चा है। अब जो ये केनाल होती है ना, ये वाली, इसको प्लेसेंटा नहीं कहते हम। प्लेसेंटा क्या है? तो भाई सुने, जो प्लेसेंटा होती है वो ऐसी स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा, जो तमाम यूटिरस के एंडोमेट्रियम के बहुत सारे रीजन के साथ चिपकी होती है। अब ये जो चीज मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, बड़ा वाला कनेक्शन किसके बीच है? ये एंडोमेट्रियम है, मतलब मदर, और ये बेबी और मदर के बीच ये जो कनेक्शन है, इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये वाला प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा में हजारों लाखों के तादाद में ब्लड की वेसल्स होंगी।
और ये सारी की सारी पतली ब्लड वेसल मिलके एक ही रॉड बनाएंगी, एक ही रॉड बनाएंगी। सबकी जो सिक्रेशन होगी, जो ब्लड होगी, वो इसमें आएगी। फिर ये जो एक कॉर्ड बन रहा है ये वाला, इसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो भाई अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा में डिफरेंस है। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है। अम्बिलिकल कॉर्ड वो धागा है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। जो कनेक्शन है स्ट्रांग, ये मोटा वाला, ये सारे का सारा प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा कौन बनाता है? प्लेसेंटा मदर भी बनाती है और फेटस यानी बेबी भी बनाता है। ब्लास्टुला के बाहर वाले सेल्स होते हैं, वो फिंगर टाइप ग्रो करके जाते हैं टुवर्ड्स द यूटिरस, टुवर्ड द एंडोमेट्रियम, और मदर वाले एंडोमेट्रियम के सेल्स होते हैं, वो भी फिंगर टाइप एक्सटेंशन करके ग्रो करके आते हैं। उन दोनों, इनमें भी फिंगर टाइप अपीयरेंस होती है, यहाँ से ग्रो करते हैं, और बेबी के भी कुछ सेल वहां पे ग्रो करके जाते हैं। दोनों आपस में मिलके ये प्लेसेंटा बना रहे हैं। तो प्लेसेंटा ओनली मदर साइड से नहीं है, ओनली बेबी की साइड से भी नहीं है। यहाँ से भी सेल ऐसे ग्रो करते जाएंगे, वहां से भी सेल ऐसे ग्रो करते आएंगे, ये आपस में चिपक जाएंगे। इसके कनेक्शन को कहेंगे प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा बेबी से ट्रांसफर हो जाएगा यूटिरस तक, बेबी से डिटेच हो जाएगा ओनली थ्रू द दिस कॉर्ड, ये अटैच होगा बेबी के साथ। हाँ, ट्रोफोब्लास्ट होते हैं सेल्स, सेल्स का नाम ट्रोफोब्लास्ट होता है, नॉट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये प्लेसेंटा बन गया। और प्लेसेंटा क्या करेगा भाई? एक तो प्रेगनेंसी को होल्ड करता है, दूसरा हार्मोन बनाता है, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। टिल बर्थ ये बनाता रहेगा, और वो प्रोजेस्टेरोन क्या करता रहेगा? इस कनेक्शन को और स्ट्रांग बनाता रहेगा, इसको ग्रोथ करवाता रहेगा, इसको रिपेयर करवाता रहेगा, इसकी ब्लड वेसल जो डैमेज होंगी उनको फिर बनाता रहेगा। ये काम है प्रोजेस्टेरोन का, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है प्लेसेंटा वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये काम हो गया, यानी बच्चे के साथ ये स्ट्रांग कनेक्शन होगा। अभी अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये वाला, इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? बेबी से मदर की ओर और मदर से बेबी की ओर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। अब मुझे बताएं, जो ब्लड मदर से आ रही है, वो ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है? ऑक्सीजनेटेड, विद मिनरल, विद न्यूट्रिएंट, विद फूड, माइक्रोमॉलिक्यूल, विद हार्मोन, सारी चीजें इस ब्लड में हैं जो मदर से बेबी की ओर आ रही है। और जो बेबी से ब्लड जा रही है उसमें क्या है? उसमें वेस्ट है, वेस्ट वापस जा रहे हैं। और मजे की बात यह है, सपोज करें ये मदर की ब्लड है, ये मदर की ब्लड आ रही है, कौन सी है? ऑक्सीजनेटेड। ये इसने बना ली है टफ कैपिलरीज, और ये वापस हो रही है, ऐसे ये आ रही है और ये फुट देकर जा रही है। अभी मैं बच्चे की ब्लड वेसल बना रहा हूं, देखना, अब बच्चे की ब्लड वेसल्स देखना, ये बच्चे की ब्लड वेसल्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है। अब ये कैपिलरी बना रही हैं, और कैपिलरीज बनाने के बाद ये जो ब्लड वेसल है जब वापस जाती है तो ये रेड होकर ऑक्सीजनेटेड होकर जाती है। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मेरे कहने का मकसद ये है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मदर की जो ब्लड है और बेटे की जो ब्लड है, मदर की ब्लड वेसल के अंदर रहेगी, बेटे की ब्लड वेसल में ट्रांसफर होके ब्लड सारे की सारी नहीं आएगी। सारे की सारी ब्लड का मतलब क्या है? सारे की सारी ब्लड का मतलब है कार्पसल्स भी, प्लाज्मा भी। कार्पसल्स मतलब सेल्स, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड। सारे की सारी नहीं होगी। आप कहेंगे सर जैसे होता है हमारी बॉडी में, किसी ऑर्गन के पास ब्लड जाती है तो क्या होता है? कैपिलरी से फूड, मिनरल, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, विटामिन, सारी चीजें निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाती है, और वहां से हमारे जो सेल्स होते हैं, सिंक सेल, वो उठा लेते हैं। ऐसा ही होता है यहाँ पे ऐसा ही होता है। मदर के ब्लड के वेसल से, कैपिलरी रीजन से फूड, माइक्रोमॉलिक्यूल, ऑक्सीजन वगैरह निकलेगी। और मुझे बताएं इसमें ऑक्सीजन कितनी है? रिच एज कंपेयर टू दिस वन, इसमें ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ से निकलेगी, डिफ्यूजन से निकलेगी ना, हाई कंसंट्रेशन हो, तो भाग के यहाँ पे आएगी लो कंसंट्रेशन में। ऐसे फूड, वाटर, सारी चीजें हाई टू लो कंसंट्रेशन यहाँ पे आएंगी। और यहाँ पे वेस्ट ज्यादा होंगे, CO2 ज्यादा होगी, तो CO2 यहाँ से निकल जाएगी, वहां पे जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे नहीं है,
ठीक है। तो डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सचेंज होगी। क्या एक्सचेंज होगा? सारे की सारी ब्लड मिक्स होगी या ओनली उसका फूड काम वाली चीजें इस ब्लड में आएंगी, कैपिलरी को क्रॉस करके, यानी सॉल्युबल चीजें क्रॉस करके आएंगी और सॉल्युबल चीजें क्रॉस करके जाएंगी। ओनली सॉल्युबल चीजें, माइक्रोमॉलिक्यूल, गैसेस, ये एक्सचेंज होती है मदर और बेबी के बीच। ठीक हो गया भाई। ब्लड मिक्स नहीं होती, अगर ब्लड मिक्स हो जाए तो प्रॉब्लम होगा, वो इम्यूनिटी में पढ़ेंगे कौन सा प्रॉब्लम होगा। मूविंग टू आगे, ये भाई हो गया प्रेगनेंसी का पीरियड। प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है? 280 डेज, मगर हमारे बुक में 270 डेज लिखा हुआ है, तो 270 डेज रटा लगा दें। 270 डेज यानी ये 9 मंथ हो गया, ठीक है, या 40 वीक कह लें, 40 वीक्स कह लें। ये प्रेगनेंसी का पीरियड है। 3.5 माह में बच्चा डेवलप हो जाता है, तकरीबन सारे के सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। डेवलप होने के बाद 3.5 माह के बाद जो है उन ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है, यानी हार्ट इतनी बनती है 3.5 माह में बन जाती है। वैसे तो पहले ही हार्ट बनती है, बाकी दीगर ऑर्गन भी 3.5 माह में बन जाते हैं, सारे के सारे। बन जाना मतलब डेवलप हो जाना, और वो बड़े होते हैं बर्थ तक, यानी उनकी साइज बढ़ती जाती है। तो साइज का बढ़ना ये ग्रोथ है और नया बनना ये डेवलपमेंट है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, प्रेगनेंसी के दौरान जो टेस्टिस की फॉर्मेशन है, टेस्टिस की फॉर्मेशन भी यहाँ से ही होगी। 3.5 माह के अंदर टेस्टिस की डेवलपमेंट हो जाएगी, मगर टेस्टिस को बॉडी के बाहर जाना है। मेल के अंदर, मेल अगर बेबी है तो टेस्टिस मेल बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये टेम्परेचर चाहिए। ये टेम्परेचर बॉडी में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बिफोर बर्थ जब 7th मंथ स्टार्ट होता है तो टेस्टिस जो है बॉडी से बाहर जाते हैं एक पाउच में। उस पाउच का क्या नाम था? स्क्रोटम। तो ये टेस्टिस बॉडी कैविटी से स्क्रोटम में यानी आउटसाइड जाते हैं फॉर दिस रीजन। ठीक है, टेम्परेचर के कम होने की वजह से, क्योंकि बाहर जाके इनको सेंटीग्रेड पे काम करना है। चलो भाई, ये था किस्सा प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी के बाद अभी वापस लौट के आते हैं, कौन सा टॉपिक है यहाँ पे सुने। प्रेगनेंसी में यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझनी है। एक प्लेसेंटा बना, प्लेसेंटा ने क्या करवाया? कनेक्शन बनवाया। कब तक? प्रेगनेंसी स्टार्ट से बर्थ तक। अभी बर्थ हमें समझनी है, मगर इससे पहले थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चा पैदा होता है, मुझे बताएं बच्चे के बारे में कि बच्चे के ऊपर एक कवरिंग होती है या बच्चा जो है वो बिल्कुल, बच्चा जो यहाँ पे डेवलप होता है, ये सपोज करें बच्चा है, ये पैक होता है एक पाउच में, है ना? ये पैक होता है एक पाउच में। इस पाउच का क्या नाम है? इस पाउच का, 1 मिनट में इसको बड़ा करके बनाऊं। ये जो बच्चा है ये प्लेसेंटा हो गया वाइट कलर का, और ये मैंने बनाया अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये बन गया बच्चा। ये बच्चे का हेड है, ये पैर वगैरह हैं, ठीक है। अब इस कलर से मैं बना रहा हूँ पाउच। बच्चे के ऊपर ये पाउच होता है। ये जो पाउच है ये कहलाता है अमनियोटिक मेम्ब्रेन। ये कहलाता है अमनियन मेम्ब्रेन या अमनियोटिक मेम्ब्रेन। भाई अमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है ये एक लेयर है, दूसरी भी होती है, ऐसे तीसरी भी लेयर होती है। हम एक लेयर की बात कर रहे हैं जो बच्चे के ठीक ऊपर होती है। बच्चा इस मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा होता है। क्या करती है ये मेम्ब्रेन? ये मेम्ब्रेन बच्चे को प्रोटेक्ट करती है ताकि फीमेल बॉडी के इस रीजन में कोई इन्फेक्शन है बच्चे को ना लग जाए। एक और बात, इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे ये जो बच्चे और मेम्ब्रेन के बीच स्पेस है, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है। इसको हम कहते हैं अमनियोटिक फ्लूइड। इट मीन्स ये कौन सी जगह है? अमनियोटिक सेक है। अमनियोटिक सेक है, इस सेक के अंदर क्या होगा? अमनियोटिक फ्लूइड। हाँ भाई, क्यों है फ्लूइड अमनियोटिक फ्लूइड? क्योंकि बच्चे को मॉइस्ट देना। चलो एक तो ये बात है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर फीमेल बॉडी मूव कर रही है, भाग रही है, या कहीं गिर रही है, या कोई चोट लग रही है, तो वो डायरेक्टली बच्चे को ना हिट करे, या बच्चा डायरेक्टली आके यूटेरस की दीवार से ना टकराए। बच्चा इस दीवार से भी नहीं टकराएगा, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर तो और बीच वाला जो पानी है ये काम करेगा, बच्चे को कहीं किसी दीवार से टकराने से बचाएगा।
तो शॉक एब्जॉर्बर तो और भी काम करती है। कौन सा काम किया इसने? एक तो प्रोटेक्ट करती है, दूसरा फ्लूइड रख के मॉइस्ट करती है और शॉक को एब्जॉर्ब करने से बचाती है, चोट ना लग जाए। देखें माँ पेट के अंदर भी बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है इतना, चोट से भी। चलो भाई, उसके बाद दो लेयर हैं, एक को हम कहते हैं कोरियन, एक को कहते हैं कोरियन और दूसरी को कहते हैं एलेंटॉइज। एलेंटॉइज कोरियन जो है वो अमनियन के बाहर कवरिंग होती है, अमनियन के बाहर कवरिंग होती है। अच्छा, इनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कवरिंग कहेंगे या एम्ब्रियोनिक कवरिंग कहेंगे? एक्स्ट्रा मतलब इनसे बच्चा पैदा नहीं होगा, ये बच्चे के अलावा हैं, बाहर हैं, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कवरिंग है। और दूसरी जो एलेंटॉइज है वो पता है कहाँ होती है? वो होती है, मैं ये बना रहा हूँ येलो कलर से, किसके साथ बना दी मैंने? ये अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है एक्चुअली वो ये बना हुआ है किस चीज का? ये मैं रेड कलर से अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड वाला पोर्शन, चलो ब्लैक बन गया, ब्राउन बन गया है, ब्लड समझ लें। ये ब्लड के कॉर्ड्स हैं, एक नहीं है, दो है, एक आने वाली ब्लड की कॉर्ड, दूसरी जाने वाली। ये दो ब्लड के कॉर्ड हैं और ये एक कोरियन है, दोनों को मिला के हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर एलेंटॉइज है, एलेंटॉइज इज अ पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, एलेंटॉइज इज अ पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ऐसा कह लें अम्बिलिकल कॉर्ड स्टार्ट ही इससे होता है बनना, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड का पार्ट है। मगर इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड में और क्या है? ब्लड वेसल्स भी हैं। ठीक हो गया भाई, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हो गई, या ये भी एम्ब्रियोनिक है, ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है, बच्चे का पार्ट नहीं है। अच्छा, अभी होगी बर्थ, तो बर्थ हमने पढ़नी नहीं है क्योंकि हमने 2-3 बार पढ़ के रखी है बर्थ को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन में भी, होम्योस्टेसिस में भी। हाँ भाई बताएं, जब टाइम होगा बर्थ का तो बेबी का कौन सा रीजन है जो सर्वेक्स को स्टिमुलेट करेगा? राइट इन द चैट बॉक्स, हेड। हेड जो है आके स्टिमुलेट करेगा सर्वेक्स को। तो सर्वेक्स से मैसेज कहां पे जाएगी बताएं? हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट करवाएगा? नाम बताएं उस हार्मोन का। ऑक्सीटोसिन किसने प्रोड्यूस करवाया? हाइपोथैलेमस ने। कहां से करवाया? पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से। ये ऑक्सीटोसिन कहां पे आया? मिल्क को रिमूव करवाता है मेमोरी ग्लैंड पर। अब ये बर्थ करवानी है तो मसल पर आएगा, यूटेरस की मसल पर आएगा। तो यूटेरस की मसल कहां पे है? पेरीमेट्रियम में है, एंडोमेट्रियम में है, या बीच वाली मस्क्यूलर मायोमेट्रियम में है? तो ये ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम में आके यहाँ से बच्चे के जो ऊपर वाले पोर्शंस हैं, स्पेशली यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाएगा। यूटेरस के मायोमेट्रियम की मसल को ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो बच्चे को नीचे और धक्का आएगा। बच्चा पहले धक्का दे रहा था बाय यूजिंग इट्स हेड, ठीक है, जब बर्थ का टाइम हो रहा था। तो पहला स्टेप है हेड स्टिमुलेट करता है सर्वेक्स को। दूसरा स्टेप है हेड सर्वेक्स को स्टिमुलेट करता है, तो सर्वेक्स स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन मसल पर आता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बच्चे को धक्का आता है, तो धक्का आने से बच्चा बाहर आता है इस कैनाल से। इस कैनाल का नाम क्या है? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में कौन कौन से दो पार्ट शामिल हैं? यूटेरस का सर्वेक्स और ये वेजिनल ट्यूब, दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? बर्थ की कैनाल है ये चीजें मैंने पढ़ा ली हैं पहले ही। वेजिना और सर्वेक्स को मिला के हम बर्थ की कैनाल कहते हैं। इस कैनाल से बच्चे की होगी बर्थ। ठीक हो गया भाई, बच्चे की बर्थ हो गई। बर्थ होने के बाद ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होगा। बर्थ के बाद क्या करते हैं? मदर और बेबी का कनेक्शन तोड़ देते हैं। क्या तोड़ेंगे? हम प्लेसेंटा को तोड़ेंगे या अम्बिलिकल कॉर्ड को? अम्बिलिकल कॉर्ड को तोड़ेंगे। प्लेसेंटा को मदर खुद निकालेगी, ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि बच्चा पैदा होने के बाद भी यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं। क्यों भाई? क्योंकि बच्चा तो निकल गया, प्लेसेंटा को भी तो निकालना है ना, प्लेसेंटा को भी तो निकालना है ना, ये जो कनेक्शन है इसको भी तो निकालना है। तो आधे या घंटे के बाद प्लेसेंटा भी निकल आता है। इसीलिए तो ये जो फीडबैक था वो पॉजिटिव था। बच्चे की बर्थ हो गई है, फिर भी कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन, जब तक स्टिमुलस रहेगी कॉन्ट्रैक्शन रहेगी। ये मैंने पढ़ाया हुआ था। पहले स्टिमुलेट कर रहा है बच्चे का हेड,
बच्चा पैदा हो गया, फिर स्टिमुलेट कर रहा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा निकलने के बाद कोई चीज रही जो स्टिमुलेट करेगी? कोई नहीं, कोई नहीं। तो हाइपोथैलेमस कहेगा अब कुछ नहीं है भाई, जो था चला गया। तो पिट्यूटरी ये प्रोडक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस नहीं होगा, काम रुक जाएगा सारे का सारा। चलो भाई, बर्थ। अच्छा, बर्थ और प्लेसेंटा के निकलने को मिला के क्या कहा था हमने? लेबरिंग, लेबरिंग, लेबर। थोड़ा रट्टा लगाएं। स्क्रीनशॉट लेने जैसी है तो नहीं, मगर फिर भी ले लें ऑनलाइन वाले। चलो 1 मिनट, 1 मिनट में सेव कर लेता हूं। हाँ, ये जो 3 मेम्ब्रेन्स है ना, इनकी कोई डिटेल नहीं है। आप इतना याद करें, अमनियॉन बच्चे के ऊपर एक लेयर है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, और अमनियॉन और बच्चे के बीच कैविटी है जिसको अमनियोटिक सेक कहते हैं, और उस सेक में फ्लूइड भरा होता है जिसको अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और ये फ्लूइड भी बच्चे को शॉक के एब्जॉर्ब से बचाएगा, बच्चे को पानी देगा, मॉइस्ट रखेगा, बच्चे को पानी की कमी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट में पानी का यूज़ होता है, तो पानी जो है बच्चे को जो मिलेगा वो बाहर से ना मिले तो ना मिले, ब्लड से ना मिले तो ना मिले, मदर की वीकनेस हो जाए तो हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए तो हो जाए, ये वो ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। उसके बाद कोरियन की बात की तो अमनियॉन के बाहर एक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कवरिंग है, जस्ट इसका काम है प्रोटेक्ट करना। अमनियॉन को भी प्रोटेक्ट करती है, अंदर वाले पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। ये कोरियन है और इसका कोई काम नहीं। एलेंटॉइज अम्बिलिकल कॉर्ड का ऐसा है, अम्बिलिकल कॉर्ड बनाती है। ब्लड के अलावा बाकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड का ऐसा है वो एलेंटॉइज से बनता है। तो ये एलेंटॉइज है, 3 लेयर्स हैं भाई। मूविंग टू आगे, अब कौन सा टॉपिक आएगा सीक्वेंस में? अब देखें भाई, बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद अब आएगा बच्चे को मदर का कनेक्शन तो आपने दिया तोड़, अब बच्चे को फीडिंग करवाने वाला टॉपिक आ गया है ना। बच्चे को फीडिंग करवाने वाला टॉपिक आ गया, और फीडिंग वाले टॉपिक का नाम है लैक्टेशन। लैक्टोज शुगर सुना है ना, मिल्क का शुगर है। तो लैक्टेशन का मतलब है, लैक्टेशन का मतलब है क्या प्रोड्यूस करना? मिल्क, लैक्टोज नहीं, मिल्क। क्यों? मिल्क में लैक्टोज आ जाएगा। अच्छा, जो फीमेल मिल्क प्रोड्यूस करती है उस फीमेल को कहा जाता है नर्सिंग फीमेल। नर्सिंग फीमेल ये बार बार एमसीक्यूज में पूछा गया है। या लैक्टेटिंग फीमेल, लैक्टेटिंग फीमेल, लैक्टेटिंग फीमेल या नर्सिंग फीमेल जो बच्चे को नर्स करे यानी मिल्क दे। अच्छा, मुझे बताएं कौन से 2 हार्मोन थे जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं? एक ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। पता है, जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम में ये सीक्रेट होते हैं ना। ये दोनों हार्मोन क्या करवाते हैं? एक तो वो ईस्ट्रोजन मेंटेन करता है, ग्रोथ करवाता है एंडोमेट्रियम की, और ये उसको मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी को दोनों फेवर करते हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान ये खास इंपॉर्टेंट है, मगर इनका एक और काम भी है फ्यूचर के बच्चे के लिए। ये स्टिमुलेट करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स को, मेमोरी ग्लैंड्स को, कि मेमोरी ग्लैंड ग्रो करो, थोड़ा बड़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, क्या मिल्क के प्रोडक्शन करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो मेमोरी ग्लैंड को क्या करवाते हैं? ये प्रिपेयर करवाते हैं। प्रिपेयर फॉर व्हाट? फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट करवाते हैं ये दोनों हार्मोन। प्रेगनेंसी के दौरान ये है ना, ये है, तो ये दूसरा काम कर रहे हैं। चलो भाई, बर्थ तक मेमोरी ग्लैंड मैच्योर हो गए हैं, बिल्कुल मिल्क आ गया है, मेमोरी ग्लैंड में बन गया है, बर्थ हो गई, बच्चा फीमेल बॉडी से बाहर हो गया। अब बच्चा जो है फीड करेगा मदर के मिल्क पर, मदर के मिल्क पर। और बच्चा जब फीड करेगा, बताएं कौन सा हार्मोन है जो मदर के मिल्क को बनाएगा? एक है, सुने, मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करवाने वाले ये 2। अब मेमोरी ग्लैंड में क्या बनने वाला है? मिल्क को बनाने वाला कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन मिल्क को प्रोड्यूस करवाएगा। यानी पहले ये मैच्योर होंगे, डेवलप होंगे, तो मिल्क बनाने के काबिल होंगे ना। तो पहले इनका काम है मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करवाना, मैच्योर करवाना, रेडी करवाना, प्रिपेयर करवाना। फिर अगर ये मेमोरी ग्लैंड रेडी हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, तो प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है, और प्रोलैक्टिन सीक्रेट होके क्या करवाता है? मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। अब
मिल्क बन गया है फीमेल बॉडी के ब्रेस्ट के अंदर। अब मिल्क बनने के बाद बच्चे की भी बर्थ हो गई है, अब बच्चा स्टार्ट कर रहा है फीडिंग। ये मैंने पढ़ाया हुआ है पॉजिटिव फीडबैक में कि जैसे बच्चा स्टार्ट करता है फीडिंग, एक हार्मोन आता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, जो पेपिलरी डक्ट है, पेपिलरी डक्ट समझते हैं, पेपिलरी डक्ट कहते हैं जो ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड के अंदर जिनसे मिल्क बाहर आता है, जिनसे मिल्क निकलता है, वो मिल्क के निकलने के रास्ते फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, जैसे ब्लड वेसल हैं, ब्लड को मूव करवाती हैं, तो मिल्क भी तो डक्ट से मूव करेगा ना। तो मिल्क की डक्ट होती हैं जो पेपली की रीजन की ओर आती हैं। पेपली कहते हैं जो पतला सा टिप होता है मेमरी ग्लैंड का, ठीक है, उसको उसके ओर आते हैं, उन डक्ट को हम कहते हैं पेपिलरी डक्ट। तो जो सारी पेपिलरी डक्ट हैं या मिल्क की डक्ट हैं, उन डक्ट को क्या करवाएगा भाई, डायलेट या कंस्ट्रक्ट। डायलेट करने से क्या फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा मिल्क निकलेगा, मदर बॉडी से मिलेगा बेबी को। तो ये क्या करवाता है, इजेक्यूलेशन करवाता है मिल्क की। इजेक्यूलेशन से याद आ गया, एक इजेक्यूलेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, इसका काम है ऑक्सीटोसिन का। क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये बने हुए मिल्क को रिमूव करवाएगा, ये भी बात सही है। और इजेक्यूलेशन एक और टर्म, इंसेमिनेशन पढ़ा था ना हमने, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन यानी सेमिन को इंट्रोड्यूस करना, एंटर करना इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल, मेल से फीमेल की बॉडी में सेमिन को ट्रांसफर करना, इंसेमिनेशन। इसको भी इजेक्यूलेशन, अच्छा इजेक्यूलेशन जो टर्म है थोड़ा फर्क है इससे। इजेक्यूलेशन कहते हैं मेल से स्पर्म को निकालना, मेल बॉडी से स्पर्म को बाहर करना, ठीक है। और इंसेमिनेशन कहते हैं मेल फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचाना। तो ये थोड़ा डिफरेंस है इजेक्यूलेशन और इंसेमिनेशन। इजेक्यूलेशन जब भी करेगा वो टर्म देगा स्पर्म की या मिल्क की या किस चीज की, तो आप समझ जाएंगे कौन सी बात हो रही है। मूविंग तो आगे, ये हो गया भाई, कौन सा टॉपिक बचा, बर्थ, टेस्ट ट्यूब बेबीज। चलो भाई, एक प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन कहां से मिलेगी बर्थ के बाद, ऑक्सीजन सांस से लेगा बच्चा, जैसे आप ले रहे हैं अभी, जैसे आप ले रहे हैं ऐसे करके, हाँ स्टिमुलेशन किए मिल दी। अगर एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट नहीं है, कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, उसके अंदर मेमरी ग्लैंड मैच्योर होंगे, मेमरी ग्लैंड मिल्क के प्रोड्यूस करने के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। कैसे मिलेगी, हार्मोन कैसे काम करते हैं, वही कॉन्सेप्ट है। हार्मोन बन रहे हैं, जाएंगे ब्लड वेसल के थ्रू मेमरी ग्लैंड के पास, तो मेमरी ग्लैंड के सेल ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। जैसे जीएच हार्मोन सोमेटिक सेल की ग्रोथ करवाता है, ये दोनों मिला के मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाते हैं, प्रिपेयर करवाते हैं, स्ट्रक्चर्स चेंज करवाते हैं। काम तो सेल्स करेंगे ना, अपने आप को चेंज तो वो सेल्स खुद करेंगे, इनके जाने का वेट करते हैं। ये जाएंगे, ये दोनों हार्मोन क्या इंडिकेशन है, इट मीन्स फीमेल मैच्योर भी है, फीमेल प्रेग्नेंट भी है, फीमेल से बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे को फीड करवाने के लिए पहले से ही तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये इंडिकेशन है, इंडिकेशन है कि आगे चल के बच्चे को फीड करवाना है। फीड करने के लिए मेमरी ग्लैंड प्रिपेयर नहीं है। सारे हार्मोन का यही यूनिक काम होता है ना कि मैसेज देकर आना, काम सारे सेल खुद करते हैं, हार्मोन काम थोड़ी करके देते हैं, हार्मोन काम करके देते हैं, जस्ट वो जाएंगे, हार्मोन के पहुंचने से सेल खुद काम करते हैं, जो भी जहां भी काम हो रहा है वो सेल खुद कर रहे हैं, बस हार्मोन के जाने की देर है। इंसुलिन जाता है, इंसुलिन जाने के बाद लिवर के सेल खुद ग्लूकोज को लेते हैं और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। हम कह देते हैं इंसुलिन कन्वर्ट करवाता है, वो जाता है सिर्फ, हाँ ये बात है, वो ना जाए तो काम नहीं होगा, इसलिए इसको टाइटल दे दिया सारे काम का, इसने करवाया भाई, शुक्र है ये आया, पता तो चला, अवेयरनेस हुई। हार्मोन जस्ट अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, काम खुद सेल करते हैं। अच्छा, कौन सा टॉपिक हमने पढ़ना है अभी, सुने भाई, अगर मैं मसलवा शायदरी, सुने भाई, सुने भाई, यहां पे पढ़ाना है ना,
सुने, अगर मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम हो जाए यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए भाई, सॉरी यहाँ पे ओविडक्ट में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, ओविडक्ट से अगर इन्फेक्शन हो जाए तो स्वेलिंग होगी कि नहीं होगी? स्वेलिंग होगी। ये पतली सी गली है एक को ट्रांसफर करने के लिए, अगर इन्फेक्शन हो जाए कोई बैक्टीरियल कोई वायरल वगैरह तो ये स्वेल कर करके रास्ता क्या कर देगी बताएं? फिर ये स्पर्म अंदर जा सकता है और ये एग फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज बाहर आ सकता है। प्रेगनेंसी होगी? नहीं। प्रेगनेंसी कब नहीं हुई? नंबर 1 रीजन, ओविडक्ट क्या है, या तो ब्लॉक है कौन सी चीज से, कोलेस्ट्रॉल इन्फेक्शन से या कोलेस्ट्रॉल से। कभी कभी इन्फेक्शन नहीं होता, फेट आ जाती है, फेट की वजह से कोलेस्ट्रॉल ओविडक्ट ब्लॉक हो जाता है। तो भाई ओविडक्ट के ब्लॉक होने से फीमेल बॉडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, भले यूटेरस ओके हो, भले यूटेरस सही हो, प्रेगनेंसी नहीं होगी। नंबर 2 सुने भाई, एक और कंडीशन है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, एक और टर्म है यहां पे मैं लिख रहा हूं पॉलीस्पर्मिया। पॉलीस्पर्मिया का मतलब है सेमेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का नंबर क्या होना चाहिए? क्यों मिलियंस के तादाद में स्पर्म बनते हैं? कोई तो बचेगा, कोई तो पहुंचेगा। 6-7 पहुंच रहे थे, 6-7 फर्टिलाइज इनमें से कितने कर रहे थे? अगर स्पर्म का नंबर कम होगा तो आधे रास्ते में ड्यू टू द एसिडिटी सारे मर जाएंगे। तो जितना स्पर्म का नंबर कम होगा उतने फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम है। तो क्या होना चाहिए नॉर्मल केस में? पॉलीस्पर्मिया, ज्यादा स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर है ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगो का मतलब क्या है? फ्यू, यानी स्पर्म का नंबर कम है एक सर्टेन लेवल से। अगर कम है तो स्पर्म इतना कम है कि चांसेस नहीं है बच के पहुंचने के। स्पर्म आधे रास्ते में यूरेथ्रा से मर जाएंगे, कुछ यहाँ पे मर जाएंगे, कुछ यहाँ पे मर जाएंगे। यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम होता है ना, सर्वेक्स म्यूकस सीक्रेट करता है, जैसे एक बनता है ना, जैसे एक, सुने ये इंपॉर्टेंट बात सुने, सर्वेक्स एक थिक म्यूकस सीक्रेट करता है, थिक म्यूकस सीक्रेट करता है, पर जब एग बनता है इस म्यूकस को थिन कर लेता है। क्यों? क्योंकि एग बना है, स्पर्म तो आ जाए ना भाई। अगर म्यूकस थिक होगी तो थिक डेंस रीजन से स्पर्म क्रॉस कर पाएगा नहीं। कभी कभी सर्वेक्स के प्रॉब्लम से भी प्रेगनेंसी नहीं होती। कौन सा प्रॉब्लम होगा सर्वेक्स में? थिन नहीं होगी, रिमेन थिक रहेगी, तो स्पर्म अंदर जा नहीं सकेंगे। या ओविडक्ट ब्लॉक हो या सर्वेक्स ब्लॉक हो या स्पर्म का नंबर मेल से कम बने तो नहीं होगी फर्टिलाइजेशन, नहीं होगी प्रेगनेंसी। भाई इसका इलाज है, इसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबीज। क्या इलाज है इसका? सुने, इस फीमेल की ओवरी को हार्मोन दे दें। कौन सा? FSH क्या करेगा? ओवरी के अंदर किसको स्टिमुलेट करेगा? 40-50 फॉलिकल स्टिमुलेट हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। बिफोर ओव्यूलेशन यहाँ से कट लगाएंगे, कट लगा के एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे, बॉडी से ट्यूब इंसर्ट करके ओवरी में ट्यूब इंसर्ट करके इंजेक्शन की तरह भरेंगे। उसको भरेंगे तो क्या निकल आ जाएंगे बाहर? फॉलिकल बाहर निकालेंगे, फॉलिकल बाहर निकाले। अभी ये सवाल होता है कि सर फॉलिकल क्यों निकाले? ओवरी एग रिलीज करती, एग यहाँ पे जाता, हम एग को निकाल लेते। भाई एग एक सेल है, बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा साइटोप्लाज्म है। सेल को अगर आप किसी ट्यूब से सक करके निकालेंगे, वो डैमेज हो जाए तो। फॉलिकल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको फॉलिक्यूलर सेल क्या करके बैठे हैं? प्रोटेक्ट। अंदर एग है, तो अगर एक एक फॉलिकल को या 100 फॉलिकल को निकालेंगे, भले फॉलिकल टूट जाए, एग को कुछ नहीं होगा। बात समझ आ रही है ना? तो चांसेस बचने के, एग के सेफ रहने के कहां पर है? एग को निकालें या फॉलिकल को? अच्छा, फॉलिकल कौन सी, मैच्योर या मैच्योर? फॉलिकल मैच्योर होनी चाहिए। फॉलिकल मैच्योर निकाल के हम उससे क्या निकालेंगे? फॉलिकल से बाहर। अब एग को रखेंगे इस ट्यूब के अंदर, इसको कहते हैं लेब का टेस्ट ट्यूब। एग को कहां पे रखा? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में भाई हमने रखा एग रखा। अब मेल से स्पर्म कलेक्ट करेंगे, स्पर्म और एग को मिला लिया, फर्टिलाइज करवा लिया। कहां? फीमेल बॉडी के अंदर या लेब के अंदर? लेब के अंदर। आर्टिफिशियल नेचुरल?
आर्टिफिशियल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आर्टिफिशियल मेन मेड टेस्ट ट्यूब के अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर फर्टिलाइजेशन की। तो भाई ये फर्टिलाइजेशन इन विवो या इन विट्रो? कौन कह रहा है इन विवो? इन विट्रो टिश्यू कल्चर में मैंने पढ़ा लिया है कॉन्सेप्ट कि आर्टिफिशियल टेक्निक जो बॉडी से बाहर आर्टिफिशियल मीडियम में करवाई जाए उसे क्या कहते हैं? इन विट्रो टेक्निक। अच्छा मुझे बताएं, किसी पौधे को, प्लांट को जमीन में ग्रो किया जाए तो ये इन विवो कहलाएगा या इन विट्रो? इन विवो। किसी बच्चे को फीमेल बॉडी के अंदर ग्रो करवाया जाए, इन विवो या इन विट्रो? क्यों भाई? नेचुरल एनवायरनमेंट है ये। नेचुरल एनवायरनमेंट में किसी चीज को ग्रो करवाना या कोई भी टेक्निक करना इज कॉल्ड एज इन विवो टेक्निक, और लैब के अंदर किसी चीज को बनाना या कोई टेक्निक करना, कोई एक्सपेरिमेंट करना, ये इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल टेक्निक, इन विट्रो टेक्निक। तो भाई ये फर्टिलाइजेशन इन विट्रो है। क्या पूरे की पूरी डेवलपमेंट इन विट्रो हो सकती है? क्या सारे का सारा बच्चा यूटिरस के अलावा टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलप हो सकता है? नहीं भाई। तो जायगोट बना, जायगोट से हम बनाएंगे ब्लास्टूला। ब्लास्टूला तक कहाँ पे ये होगा काम? ये होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब ब्लास्टूला को उठा के इम्प्लांट करवाएंगे, ब्लास्टूला को उठा के इम्प्लांट करवाएंगे, आर्टिफिशियली इंसर्ट करेंगे ब्लास्टूला एज का एम्ब्रियो, और ये नॉर्मली यहाँ पे, अच्छा इम्प्लांटेशन करवाया तो क्या स्टार्ट हो गई? प्रेगनेंसी। नेचुरल आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी, मगर होगी आगे नेचुरल तरीके से, इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियली की। तो भाई ये रीजन थे, ओविडक्ट ब्लॉक था या सर्विक्स ब्लॉक था, ठीक है, सर्विक्स थिक था या ओलिगोस्पर्मिया थी। इन केसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही थी, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो इन कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमने फर्टिलाइजेशन बाहर की। अब यूटिरस तो सही है ना भाई, यूटिरस में तो फॉल्ट नहीं है। हाँ, अगर यूटिरस में भी फॉल्ट होता तो टेस्ट ट्यूब बेबीज हम नहीं बनवा सकते, क्योंकि फाइनली प्रेगनेंसी तो यूटिरस में करवानी है। तो यूटिरस का ओके होना मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो भाई, प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी के बाद बर्थ भी नॉर्मल होगी जैसे होती है, बच्चा पैदा होगा, जो नाम रखें जिनका है उनकी मर्जी। आगे चलते हैं भाई, हमारा क्या है ना। हाँ भाई, अभी आपके टॉपिक्स हो गए कौन से? एक टॉपिक रह गया है, एक 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 एक, एक। माज हुसैन, सुने भाई, सुने सुने सुने। सर मेरा क्वेश्चन बताएं, सर आपका क्वेश्चन कौन सा है? सर अगर ट्विन बेबी हो फिर उसमें प्लेसेंटा कैसे होगी? अगर ट्विन्स हो तो दोनों के कनेक्शन जुदा जुदा होंगे ना। एक जायगोट से दो या दो जायगोट हैं, एक उस साइड से लगा हुआ है, एक उस साइड से लगा हुआ है, हर किसी का अपने अपना कनेक्शन होगा। टेस्ट ट्यूब में आपने कंट्रोल्ड ग्रोथ करवाई, आपने एक ही जायगोट से एक ही ब्लास्टूला इंट्रोड्यूस करवाया है। अब ब्लास्टूला एज में ट्विन्स कैसे बनेंगे? ट्विन्स तो तब बनेंगे ना जब जायगोट हो। जायगोट गलती करके एक दूसरे से दो सेल बना के उनको सेपरेट कर ले तो वहां पे प्रॉब्लम होगा। अदा ही एक्सेप्ट करो। एंटी एलडीएच, एलडीएच खे छा कंदो? बुक में आहे, पंहिंजे में पढ़ाया दो, ये टॉपिक पढ़ाए वटा पढ़ाया दो। सुने भाई, अभी भजन साहब भी आने वाले हैं। गोनोराई, साइफिलिस, Herpes, AIDS. These four are the disease which transmit from one parent to second parent। भाई सुने, ये बीमारी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, चारों की चारों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी दो जो पेरेंट हैं, एक मेल है एक फीमेल है,
मेल से फीमेल के पास बीमारी जा सकती है और फीमेल से मेल के यहाँ जा सकती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग मैटिंग, ड्यूरिंग सेक्स। तो इनको कहा जाता है सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली डिजीज। ये दोनों बैक्टीरियल हैं, ये दोनों वायरल हैं, ठीक है। हरेप्स एक डीएनए है, वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। एड्स एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस है जो कि डबल आरएनए, डिप्लॉइड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड ना नहीं कहेंगे हम, 2 आरएनए होते हैं, डिप्लॉइड आरएनए वायरस है। भाई बताएं पहले तो मुझे ये कि इन दोनों में से और उन दोनों में से कौन सी दो हैं जिनके लिए एंटीबायोटिक यूज नहीं कर सकते? वायरल डिजीज, वायरस का कोई एंटीबायोटिक नहीं होता, कोई एंटीबायोटिक वायरस का नहीं होता। अच्छा सुने, क्या ऐसा हो सकता है कि फीमेल बॉडी के अंदर डिजीज है और ये फीमेल के डिजीज अपने बेबी को हो जाए? हो सकती है। देखें यहाँ पे देखें, अगर डिजीज है कहाँ पर? अरे भाई ओ, अगर डिजीज है कहाँ पर? यूटिरस में। अगर डिजीज है यूटिरस में तो क्या ये हो सकता है ऐसे? मैं यहाँ पे सिंपल बना रहा हूं भाई। ये कौन सी ट्यूब है? वेजिना, ये सर्वेक्स और ये यूटिरस की बॉडी। अब यहाँ पे बच्चा लगा हुआ है अटैच मदर के साथ, ये बच्चा है। जब ये बच्चा इस बर्थ कैनाल से पैदा होगा, बर्थ के दौरान पहले तो ये छुपा बैठा है अमनियन और कोरियन के अंदर। जब बर्थ होती है ना, तो बर्थ होने में ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये दोनों लेयर पहले रिमूव हो जाती हैं, या कभी कभी दोनों रहती हैं आफ्टर बर्थ तक, फिर इनको उतारा जाता है। अगर ये दोनों लेयर उतर जाएं और बच्चा यहाँ से बर्थ हो रहा है, अभी फीमेल को यहाँ पे इन्फेक्शन है वेजिना के अंदर, सर्वेक्स के अंदर, तो बताएं बच्चे को ये बीमारी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। और ख़ास करके बच्चे को ये जो बीमारी लगती है आंखों में लगती है। क्यों भाई? आंखों में क्यों लगती है बच्चे को बीमारी? क्योंकि आंखें खुला हुआ रीजन है, खुला हुआ। बाकी तो स्किन, ये तो डेड सेल है ना यहाँ पे, इसको वायरस कैसे खाएगी भाई? अगर आपको कट नहीं लगा हुआ ना, तो वायरस यहाँ से इंसर्ट नहीं हो सकती। कट लगना लाजमी है फॉर द इंसर्शन ऑफ वायरस। आंख खुला हुआ पार्ट है, तो आंख से अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बीमारी है, अगर वहां से बच्चे की बर्थ हो रही है तो बच्चे को बीमारी लग सकती है। अब सुने, तो फीमेल से बेबी को हो सकती है। और क्या फीमेल से बेबी फीड नहीं करता? तो वायरल बीमारी जो है बच्चे को हो सकती है, फीडिंग करने से भी ट्रांसफ़र हो सकती है, जैसे एड्स होती है। चलो भाई, अभी हर्ब्स को मैं थोड़ा शॉर्टकट में क्लियर कर लूँ कि हर्ब्स 2 टाइप के हैं, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। टाइप जो 1 है उसको कहते हैं ओरल हर्ब्स, टाइप 2 को कहते हैं जेनिटल हर्ब्स। जेनिटल का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव। तो जेनिटल हर्ब्स वो है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे लगेगी, ओरल हर्ब्स वो है जो माउथ पे लगेगी। अब ये हर्ब्स एक वायरस है जो माउथ के अपर और लोअर सारे साइड में लगती है, रेशेज, ब्रिस्टल क्रिएट करती है, रेशेज क्रिएट करती है, मतलब स्किन को खाती है वायरस, स्किन रेश क्रिएट करती है, ब्लिस्टर कहते हैं उनको, ठीक है। ब्लिस्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, सारी स्किन खराब हो जाती है। माउथ में इन्फेक्शन है तो ओरल हर्ब्स। और यही इन्फेक्शन अगर मेल के यूरेथ्रा में है, मेल के जो भी ट्यूब है मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, और फीमेल के अंदर जो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उनके अंदर ये बीमारी होती है। तो अगर मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्यूब के अंदर ये बीमारी है तो उसे हम कहेंगे जेनिटल हर्ब्स। अगर मेल को है और मेल सेक्स के दौरान फीमेल को ये बीमारी दे सकता है, और अगर फीमेल के पास है बीमारी तो फीमेल से सेक्स के दौरान मेल को भी हो सकती है, ट्रांसमिट इधर उधर हो सकती है बीमारी। क्योंकि यूरेथ्रा एक ओपन एरिया है जिससे फीमेल के वायरस मेल के यूरेथ्रा में इंसर्ट हो सकते हैं ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ड्यूरिंग द मैटिंग, ड्यूरिंग द सेक्स। सुने भाई, साइफिलिस, गोनोराई, ये जो साइफिलिस गोनोराई बैक्टीरिया का नाम है, ये
नेसरिया गोनेराई बुक में लिखा हुआ है इसका नाम, और पेलिडम बैक्टीरिया का नाम है जो साइफिलिस करती है। बुक में लिखा हुआ है, दोनों के नाम देख लें। दोनों कौन से इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल। दोनों कहाँ पे होंगे? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में होंगे। ये भी रिप्रोडक्टिव, हाँ थोड़ा फर्क है। ये जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को छोड़ के स्केलेटल सिस्टम पे भी लगती है, सॉरी स्केलेटल मसल खास करके, स्केलेटल मसल, और उसके अलावा भी लगती है नर्वस सिस्टम पर। तो ये थोड़ी खतरनाक है साइफिलिस। नर्वस सिस्टम पे भी अटैक करती है, स्केलेटल मसल पे भी अटैक करती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे तो करती है। ये जो है गोनोराई ओनली इसका इन्फेक्शन है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पे। बाकी ये ट्रांसमिशन मैंने पढ़ा ली कि कैसे ट्रांसमिशन होगी। भाई ऐसा खाना खाएंगे, कंटामिनेटेड फूड खाएंगे, वाउंड होगा, या एक पर्सन को है तो दूसरे को होगी, इसको है तो उसको होगी। अगर दोनों सेफ हैं तो किसी को नहीं होगी, बच्चे को भी नहीं होगी। तो दोनों में से एक का इन्फेक्टेड होना जरूरी है ना। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इनको रीडिंग कर लेना, जो बात समझ ना आए तो वो कल पूछ लेना। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, थायराइड वाला लेक्चर, थायराइड वाला अपलोडेड नहीं है। चलो मैं लिंक भेजता हूँ, एक अपलोडेड लेक्चर है थायराइड का, उसकी वो सुन लें आप। सिम्टम सबके अंदर फीवर होगा क्योंकि इन्फेक्शन है। सिम्टम नहीं लिखे हुए मगर ये मैं बता रहा हूँ, रेशेस होंगे, स्वेलिंग होगी, सब में सारे इन्फेक्शन है ना। इन्फेक्शन में ये सारी चीज़ें कॉमन है। और यूरिन करने में, अगर यूरेथ्रा में है तो यूरिन करने में सोर पेन क्रिएट होगा, इचिंग होगी, जलन होगी, क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर यूरेथ्रा में है तो बस ये फीचर्स हैं, तकलीफ होगी।